गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज एसएसटी के मॉडल पेपर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग भी खुद को देखो, खुद को मेजर करो कि आज का जो मॉडल पेपर है उसके बाद, उसको देखने के बाद या जब उसको सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग कितना परसेंट कर पा रहे हो। एसएसटी में अभी तक आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है और कितना अभी बाकी है। ठीक है बेटा, तो आज फर्स्ट मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज के मॉडल पेपर से आप लोग भी मेजर कर लो कि आपको कितना आ रहा है, मुझे भी समझ में आ जाए कि अभी तक मेरे बच्चों को कितना समझ में आया और अभी कितना बाकी है समझाना। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग क्लास को प्रॉपर वे में अटेंड कीजिएगा और देखिए कि कितना एमसीक्यू है, कैसा पेपर आता है। जैसा आज का पेपर है वैसा सेम एग्जाम में आता है, पैटर्न वही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप लोगों को, बहुत सारे क्या पूरे ही क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। पेपर देखेंगे अभी आप लोग तो खुद ही समझ में आएगा। जो हाय रब्बा आप लोग करते रहते हैं कि एसएसटी में कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आज का जब पेपर आप लोग देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैम ने तो सारा करवा दिया है। ठीक है, अब बस जरूरत है आप लोगों को उसको पढ़ने की कि आप लोग उसको कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हो। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। पेपर देने से पहले कोई भी पेपर दो, ठीक है, उसके पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करिए कि क्या इंस्ट्रक्शन है, पेपर में क्या बोल रहा है, उसी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है बच्चा, तो देखिए यहां नंबर दिया रहता है, फिर समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। तो जो 15 मिनट है वो आप लोग पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको भी देख लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको भी पढ़ लीजिए, ताकि लास्ट में उसके लिए समय रखिए। नहीं आ रहा उसके लिए पहले समय मत वेस्ट करिए, उसके लिए सबसे लास्ट में समय वेस्ट करिए। पता लगा ऐसे चक्कर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप लोगों का छूट जाए। तो 3 घंटे 15 मिनट बहुत होता है बेटा। ठीक है, 15 मिनट। अब हम पहला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, पहला क्या है कि पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है, सबको करना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। बताया मैंने, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ ब में विभाजित है। ठीक है, अ और ब खंड में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर किसमें देना है, OMR शीट में देना है। वो भी OMR शीट कैसे फिल करते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। जब SST का महा मैराथन क्लास हुआ था तो उसमें 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के जो है मैं OMR शीट में भर के आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और वैसा ही शीट आप लोगों को एग्जाम में प्रोवाइड होगा, मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 क्या है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा रेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर है जब आप उसको OMR शीट में फिल कर देते हो तो फिर वो करेक्शन, मतलब आप चाहो तो उसका आंसर बदल दो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जो भरा गया वो भरा गया, आप उसको इरेजर से या तो फिर व्हाइटनर से उसको नहीं कर सकते हो, इरेज नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, खंड ब 50 अंकों का है। पहले खंड अ से 20 नंबर का बहुविकल्पी है। खंड ब 50 का है जिसमें वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। मानचित्र से 2 प्रश्न आते हैं, एक इतिहास से आता है और एक भूगोल से आता है। ठीक है, मानचित्र से अभी मैं मानचित्र नहीं करवाई हूँ, मैप का क्लास नहीं ली हूँ, बट बेटा अब जो क्लास आएगा वो मैप से रिलेटेड ही होगा, मैप का ही होगा। ठीक है, आज कि मॉडल पेपर में जो भी मैप है उसको देख लेंगे, फिर मैप की क्लास में सारी चीजों को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। जितना भी प्रश्न है उसके सामने दिया हुआ है कि कितने कितने नंबर का वो प्रश्न है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों, ये आप लोगों का नहीं है।
ये दृष्टिबाधित मतलब जिनको आंखों से कोई प्रॉब्लम है, जिनको देखने में कोई प्रॉब्लम है, ये 7 नंबर का जो पॉइंट है वो उनके लिए है। इसको आप लोग मत रीड करिएगा या रीड कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम है वो उसके लिए है। इतना समझ में आ गया, ये पूरे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब 20 क्वेश्चन है बेटा, 20 क्वेश्चन है। अब आप लोग उसको सॉल्व करो और देखो कि आप लोग 20 में से कितना नंबर स्कोर करते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसका आंसर दीजिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन में। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था? ये न जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को मैं करवा चुकी हूं, ठीक है। अभी जो महामैराथन क्लास हुआ था उसमें भी हुआ, क्रैश कोर्स में भी हुआ, बहुत बार ये करवा चुकी हूं। और आज यही क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी आया है बेटा। तो आप लोग इसको बताओ, राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय कहां हुआ था? ठीक है, ये राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय फ्रांस में हुआ था, फ्रांस से ही हुआ था। आगे देखते हैं। ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? जो सबसे खतरनाक दुश्मन था उसका कौन था? रूसो, क्विटर, इमैनुएल, काल्विन या ज्यूसेपी मैत्सिनी? कौन था उसका सबसे बड़ा शत्रु? किसका? मैटरनिक का सबसे बड़ा जो शत्रु था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ज्यूसेपी मैत्सिनी उसका सबसे बड़ा शत्रु था। आगे देखते हैं। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी या जेम्स वॉट? किसने रखी थी सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा को? इसमें से चारों में से एक ऑप्शन सही है, उसको बताइए फटाफट आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। आगे बढ़े। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में। इसका क्या कारण था? कहीं कहीं बेटा इसका दे देगा, कहीं कहीं ऑप्शन इसका दिया हुआ है महामंदी के कारण, लेकिन इसमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे महामंदी नहीं दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग के एग्जाम में महामंदी दे दिया तो आप लोग उसी को करेक्ट आंसर में लगाइएगा। लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से भी देख लेते हैं। क्यों गेहूं की कीमत क्यों गिर गई थी? कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा ये आप लोग बताइए कि जब 1928 से 1934 के बीच भारत में जो चल रहा था दौर, उस समय गेहूं की कीमत क्यों गिरती गई? क्यों गिरती गई? वो इसलिए गिरी बेटा कि गेहूं का जो उत्पादन है वो बहुत हो गया था, ठीक है। इतना ज्यादा उसका उत्पादन हो गया कि कीमतें जो है वो उसकी दिन पर दिन गिरती चली गई। और जब कीमतें गिरती चली गई तो गेहूं वैसे ही पड़ा रह गया। सस्ता होने के बाद भी लोग उसको खरीदने के लिए नहीं तैयार थे। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कीमतें जो है वो दिन पर दिन गिरती गई, न कीमतें बढ़ी। अगर कीमतें बढ़ी होती तो गेहूं बिका होता, है ना। और कीमतें स्थिर भी नहीं रही, कीमतें स्थिर भी नहीं रही कि हाँ एक जगह स्थिर रह जाए तो भी कुछ हो, स्थिर भी नहीं रही, कीमतें बढ़ी भी नहीं, कीमतें क्या हो गई? गिरती गई। मतलब कीमतों का गिर गया, एकदम इतनी ज्यादा गिर गई कि फिर वो आगे बढ़ी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? जेन आयर, रमोना, हार्ट केटिटिड या बाइबिल? 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? इसका आंसर देते रहिए फटाफट आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बेटा द बाइबल, ठीक है।
गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक को छापा था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, या उपरोक्त सभी। अब कहीं कहीं उपरोक्त सभी दिया रहेगा तो आप लोग उसी आंसर को करेक्ट मत कर दीजिएगा कि उपरोक्त जो सभी है वही आंसर राइट है। पहले और भी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा कि उसमें से कौन सा करेक्ट है। ये नहीं कि ये उपरोक्त जो सभी दिया है बस यही राइट आंसर है, इसको राइट करके और रॉन्ग करके चले आओ। ठीक है, तो इसमें से देखिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग। इसका राइट आंसर अ हो जाएगा। एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ क्या पूछा है? निगेटिव में आंसर पूछा है। ठीक है, जब निगेटिव में आंसर पूछेगा तो हम क्वेश्चन पूछेगा तो हमें आंसर भी निगेटिव में ही देना होगा। तो क्या होगा बेटा? हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, कठोर एवं लिखित संविधान। ठीक है, कठोर और लिखित संविधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आएगा, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू से आता है पेपर में, सबको पता है। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। यहाँ पे कारण है नहीं पूछा है, कारण नहीं है, ये भी निगेटिव में है। क्वेश्चन आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम में जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, अभी तक 2-3 क्वेश्चन पूछा है और 2-3 क्वेश्चन जो भी आया है वो निगेटिव में ही आया है। ठीक है, पता लगा? आप लोग पॉजिटिव पढ़ के जाओ और टिक करके चले आओ। तो क्वेश्चन अगर निगेटिव में पूछेगा तो आंसर भी हमें निगेटिव में देना है। पूछ रहा है लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का क्या कारण नहीं है, तो ये देखिए, श्रम का लैंगिक विभाजन, ये तो असमानता को बढ़ावा देता है ना, कि श्रम का लैंगिक विभाजन, कि पुरुष वर्ग करते हैं, महिला वर्ग करती है, लेकिन लोगों का क्या है, वर्ग का जो मतलब काम क्या है, एक रहता है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अंतर मिलता है। जैविक बनावट, ये भी असमानता का कारण है। महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, महिलाओं में पुरुषों के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एजुकेशन क्वालिटी होती है वो कम होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनका जो एजुकेशन होता है वो बीच में ही रुक जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही बेटा जो ऑप्शन है वो असमानता के कारण है। और 4 ऑप्शन में से आप लोग खुद ही अगर पढ़े रहोगे तो एक ऑप्शन जो सही रहेगा उसको निकाल दोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, समाज का पितृ प्रधान होना। ये लैंगिक असमानता का कारण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2013, 2014, 2012 और 2011। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन यहाँ पे डेट नहीं दिया है। ठीक है, मान लीजिए अगर एग्जाम में डेट भी दे देता है तो यहाँ पे सिर्फ ईयर दिया है, तो 2014 अगर डेट दे दे तो 20 फरवरी 2014 को ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो आरंभ किया गया था। ठीक है, मैं डेट भी बता दी हूँ, आप लोग इसको कॉपी पे अपने लिख लेना। 20 फरवरी 2014 को ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? अब ये भी देखिए, ये भी निगेटिव क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, ये भी निगेटिव क्वेश्चन है कि कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। ये जो बच्चे क्लास किए होंगे
इस चैप्टर का, उसमें मैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, ये जितनी भी सूची है मैं एक एक पॉइंट बेटा उसमें लिखी हुई हूँ, ठीक है, एक एक पॉइंट ऐड है। एक बार जरूर आप लोग उस चैप्टर को, एक बार वीडियो होगा पढ़ा होगा, उसको आप लोग एक बार जरूर देखना, उसमें सारी चीजें हैं। क्योंकि बेटा ये इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से जो संघ सूची, राज्य सूची में क्या नहीं आता, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं जितने साल का पेपर देखी हूँ इससे एक दो क्वेश्चन जरूर है। पहले तो देता क्या है, फिर नहीं है। तो बेटा आप लोग वो क्लास जो भी होगा एक बार जरूर आप लोग देख लेना, नहीं तो उसकी नोट्स बना लेना। अब बनाए होगे तो अच्छी बात है। प्रतिरक्षा ये संघ सूची में आता है, मुद्रा ये संघ सूची में आता है, ठीक है, विदेशी मामले ये संघ सूची में आता है, लेकिन शिक्षा है जो बेटा वो संघ सूची में नहीं आता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि जो संकुचित होती जा रही है, ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। तो बेटा पंजाब में जो भूमि संकुचन का कारण है वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई हो रही है, इस वजह से वहां पर भूमि संकुचन हो रहा है। आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि ये चार दे देगा, इधर से दे देगा और ये दे देगा कि इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। तो बेटा भांगड़ा नांगल, भांगड़ा नांगल कहाँ है? भांगड़ा नांगल हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ है? हीराकुंड किस नदी पर है? हीराकुंड किस नदी पर है? हीराकुंड है बेटा हीराकुंड है महानदी पर, ठीक है, हीराकुंड महानदी पर है। और भांगड़ा नांगल जो है वो सतलज नदी पर है, ठीक है। अब हम ये ऑप्शन देखते हैं कि क का तीसरा और ख का चौथा कौन कौन सा है। क का तीसरा, ठीक है, ये सही है, लेकिन ख का चौथा ये नहीं है, इसलिए ये आंसर हमारा गलत है। ये देखते हैं क का पहला, ये भी गलत है क्योंकि क का पहला है नहीं। आगे भी बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर कहाँ है बेटा? सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अब हम देखते हैं टिहरी जो है वो भागीरथी पर है। अब हम देखते हैं ग का पहला क्या होगा। ग का पहला ये है और घ का दूसरा, मतलब हमारा 100 ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। एक दो भी ऑप्शन अगर आप लोग ढूंढ लोगे तो उसको करने में आप लोग को इजी रहेगा, ठीक है। 100 ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है कि भांगड़ा नांगल जो है वो सतलज नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा पर है और टिहरी है जो वो भागीरथी पर है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? अब हम देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं। तो जो भी कृषि से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो भी प्राकृतिक चीजों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जो भी प्राकृतिक चीजों से रिलेटेड होते हैं वो हमारे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब बेटा जो मछली पकड़ना ये तो प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है। कृषि ये भी हमारी प्राकृतिक क्रिया है। गुड़ बनाना, डेयरी भी हमारी प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन गुड़ बनाना ये प्राकृतिक क्रिया नहीं है, इसलिए ये प्राथमिक क्रिया में नहीं आएगी। गुड़ बनाना, अगर एक बार गन्ना रहता तो हम लोग उसको प्राथमिक क्रिया का नाम दे सकते हैं, लेकिन गन्ने से जो गुड़ बनता है, गन्ने का सेकंड स्टेप क्या है, उससे गुड़ जो बनता है वो हमारा द्वितीय क्रिया में आ गया, इसलिए ये प्राथमिक क्रिया में नहीं है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा? अब देखते हैं क ख घ, ये नहीं है क्योंकि पूछ रहा प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है नहीं पूछा है। अगर है पूछता
तो हमारा क ख घ आंसर करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, नहीं है में केवल ग हो जाएगा, गुड़ बनाना। ठीक है, केवल ग गुड़ बनाना इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार पर, आर्थिक क्रिया, श्रमिकों की संख्या या उद्यम का स्वामित्व। ये भी क्वेश्चन बहुत बार कराई हूं मैं, ये हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व। ठीक है, आगे बढ़े। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण, भूक्षरण मतलब होता है एक तरह से मृदा अपरदन को भी भूक्षरण बोलते हैं, कि जो मिट्टी के कण होते हैं जो उड़ के इधर उधर चले जाते हैं उसको भी भूक्षरण कहते हैं। क्षरण मतलब किसी चीज का ह्रास होना। ठीक है, तो भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होना या भूमि का उपजाऊ होना। तो बेटा भूक्षरण से तात्पर्य यही है कि भूमि का अनुपजाऊ होना, क्योंकि उसके जो ऊपरी कण होते हैं जब वो उड़ जाते हैं तो वो क्या होता है, वो जो भूमि होती है वो कृषि योग्य नहीं रह जाती, वो उपजाऊ नहीं हो जाती। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक आप लोग एक्टिव हो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है ना आज की क्लास में, जितने भी निगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति और ब और उपरोक्त सभी। तो बेटा ये संकटग्रस्त जाति में आते हैं। ठीक है, ये संकटग्रस्त जाति में आते हैं, लेकिन ये किस में नहीं आते? तो ये सामान्य जाति में नहीं आते, क्योंकि ये धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं ना। काला हिरण कहाँ मिलता है देखने को? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से या सतत पोषीय विकास से। एजेंडा 21 भी, ये भी मैं करवाई हूं। ठीक है, एजेंडा 21 का संबंध है सतत पोषीय विकास से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भूमिहीन ग्रामीण किसान है, भूमिहीन मतलब होता है बेटा जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं, उनको उनके विकास का लक्ष्य कौन सा है? क्या हम ऐसा उनके साथ कर सकते हैं कि उनका जो विकास है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो और बेहतर प्रदर्शन वो कर सके? तो उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना ये तो करेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि हम उपज का समर्थन मूल्य ज्यादा देंगे तो उससे उनका क्या विकास होगा? या उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना। अब ये पॉसिबल है कि जो मजदूर होते हैं उनके बच्चों को कोई भी विदेश भेज सकता है? अगर विदेश भेज देगा तो फिर उतना पैसा भी तो होना चाहिए जो उनसे वर्क ले रहा है। तो ये भी नहीं करेक्ट है। अधिक मजदूरी देना, ये आंसर तो राइट लग रहा है, क्योंकि अगर जो भूमिहीन ग्रामीण किसान है, मजदूर है, जब हम उनको क्या मजदूरी उनको ज्यादा देंगे तो उनका क्या है, आर्थिक डेवलपमेंट होगा, आर्थिक उनका विकास होगा, उनके रहने का स्तर जो है वो काफी अच्छा होगा। तो बेटा राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा कि उनको अधिक मजदूरी देना। ठीक है, आगे बढ़े। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय और व दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पूछ रहा है कौन सा ऊर्जा का परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बेटा जो कोयला है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, वो है। एक ऑप्शन आपका राइट दिख रहा है ना, अपोजिट दिख रहा है कि ये जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए अ और ब ये आंसर इनकरेक्ट है। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है
20 जो है लास्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय का वैश्वीकरण मतलब होता है एक देश को दूसरे देश से जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको वैश्वीकरण कहते हैं। जब हम एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? वो वैश्वीकरण कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, ये भी करेक्ट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ है, ये भी करेक्ट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? ये तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। तो उपरोक्त सभी। अब आप लोगों ने देखा कि 20 क्वेश्चन जो था, ठीक है, 20 क्वेश्चन में कितने जगह दिया है उपरोक्त सभी कोई नहीं, लेकिन आते आते लास्ट में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बेटा जरूर बताइए कि 20 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेंड किया है, वो भी सेल्फ अटेंड किया है, ठीक है। खुद से आप लोगों ने एकदम ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कि 20 में से कितना आप लोगों का करेक्ट हुआ है। और नंबर, अच्छा इसमें नहीं दिया लेकिन नंबर एक एक नंबर का है, ये 20 नंबर का है। आप लोगों ने 20 में कितना नंबर स्कोर किया है। आगे बढ़ते हैं। वर्णात्मक ए उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, ठीक है। अब आप लोग वहां पे लिखने के बाद जो शब्द है उसको मत काउंट करने लगना कि 80 वर्ड हुआ कि नहीं। बहुत लोगों की आदत होती है कि क्वेश्चन लिखने आंसर लिख लेंगे, उसके बाद उसको काउंट करेंगे 80 हुआ कि नहीं, 80 ही रहे, 80 से 1-2 वर्ड कम रहे लेकिन 80 से ज्यादा नहीं रहे। तो ये थिंकिंग मत लाइएगा। एक जो होता है 1 पेज 1.5 पेज, आप उतने पेज का लिख दीजिएगा, वहां काउंट मत करने लगिएगा। ज्यादा लिखेंगे अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। पेपर का पैटर्न बेटा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं ब्रह्मास्त्र बैच में और क्रैश कोर्स में ये सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग वहां से एक बार देख लेना, ठीक है। समझ भी लेना कि जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण, मैं पहले भी बोली हूं आज भी बोल रही हूं कि जितने कारण आप लोगों को दे बस आप लोग उतने ही कारण एग्जाम में लिखिएगा। 1 कारण पूछे 1 कारण, 2 कारण पूछे 2 कारण, जितने भी कारण पूछे। यहाँ पर सिर्फ 2 कारण पूछा है तो आप लोग 2 ही कारण को लिखोगे। एक क्वेश्चन ये रहेगा, फिर अथवा, ठीक है। जो बीच में अथवा रहेगा, या तो आप ये क्वेश्चन करो या तो आप ये क्वेश्चन करो, दोनों का नंबर सेम ही मिलेगा। आप कभी कभी ये मत कर देना कि दोनों ही क्वेश्चन कर देना, दोनों नहीं करना है। अथवा बीच में लिख दिया, अथवा मतलब इन दोनों में से कोई एक। और ये क्वेश्चन मैं क्रैश कोर्स और ब्रह्मास्त्र बैच दोनों में ही करा चुकी हूँ। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। यहाँ भी 2 प्रभाव ही लिखना है कि 1928 से 34 के मध्य कौन सी महामंदी पड़ी थी, उसके 2 प्रभाव क्या हुए थे कि जैसे बेरोजगारी की समस्या आ गई थी देश में, ठीक है, और क्या हुआ था, आर्थिक मंदी हो गई थी। तो ये जो भी कारण है 2 उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये मैं ब्रह्मास्त्र बैच में कराई हुई हूँ ये क्वेश्चन। फिर है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि दीजिए। ये भी क्वेश्चन बेटा मैं करवाई हुई हूँ, ठीक है। ये भी आप लोग एक बार इसको भी वहां से पढ़ लेना। कोई बच्चा बोल रहा था कि सत्ता की, मैंने पूरे पेपर देख लिया लेकिन सत्ता की साझेदारी से कहीं क्वेश्चन नहीं आया है। बच्चा ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में मैं जब देखी मॉडल पेपर तो मुझे जो भी बोला था मुझे तुरंत उसकी बात याद आ गई कि उसने बोला मैम सत्ता की साझेदारी से कहीं क्वेश्चन नहीं आता है। बट देखिए बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है, ये लघु उत्तरी क्वेश्चन में आ गया है, इसलिए आपको कोई भी चैप्टर को अवॉइड नहीं करना है, सारे चैप्टर को पढ़ना है। और पूरे चैप्टर की क्लास चली है, आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर की क्लास नहीं चली है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। कि मतलब सत्ता मतलब क्या होता है, एक पावर होता है,
किसी की मतलब एक शक्ति होती है और उसका जब लोगों को बंटवारा कर दिया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है, तो सबको अपने अपने पावर मिल जाते हैं और उस पावर से लोग अपना वर्क अच्छे से करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को स्कूल का भी एग्जाम्पल दी थी कि स्कूल में जाके देखिए या अपने घर में ही देख लीजिए, सबका काम अलग अलग बटा हुआ रहता है। पापा का काम अलग है, मम्मी का काम अलग है, तो सबका काम जो बटा रहता है एक तरीके से सबको उसकी पावर मिली हुई है। ठीक है, वो तो घर चलाते हैं, लेकिन सत्ता की साझेदारी में क्या होता है बेटा, देश चलाना होता है और इतना बड़ा देश चलाना होता है। तो उसमें क्या होगा, अगर एक लोग के हाथ में रहेगी तो देश कभी विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में या तो ये करिए या तो ये, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से करवाई हूं, एक्सप्लेन भी की हूं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बेटा मैं यहाँ पे ऐड नहीं की हूँ क्योंकि ये मॉडल पेपर है और ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं फिर से बार बार उसको रिपीटेड नहीं की हूँ। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। 2 पूछा है, सिर्फ 2 ही कारण आप लोग लिखिएगा, या तो ये क्वेश्चन करना है या तो ये क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 में से आप लोगों को 4 क्वेश्चन करना रहेगा, हर क्वेश्चन में अथवा जरूर रहेगा। फिर है परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण बताइए। अब क्यों माने जाते हैं संचार और परिवहन के साधन, ये बताइए। अगर संचार और परिवहन के साधन नहीं रहेंगे, वो जीवन रेखा है, वो एक जीवन रेखा है। अगर हम संचार और परिवहन के साधन का प्रयोग नहीं करते हैं तो जो वस्तुएं हैं वो बन के वैसे ही तैयार पड़ी रहेंगी। फिर क्या होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। अगर संचार के माध्यम नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, फिर देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ये दोनों ही जो हैं वो क्या है, वो देश की जीवन रेखाएं हैं। अगर ये बंद हो जाएंगी तो फिर कोई भी देश जो है वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आगे आते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, इनके भी किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। मैं हर क्वेश्चन में 4-5 करवाई हूं, लेकिन आप आज के क्वेश्चन में देख रहे हो हर जगह सिर्फ 2 ही पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अच्छे बाजार के 2 लक्षण बताने हैं। ठीक है, तो आप लोग 4-5 करते रहिएगा। 2 लक्षण यहाँ पे पूछा है, 2 आप लोग उसको बताइएगा। आगे चलते बेटा, ये है आपका लघु उत्तरी, अति लघु नहीं आता है। ठीक है, अति लघु उत्तरी इसमें नहीं आता है, लघु ही आया है। आगे देखते हैं, ये है वर्णात्मक मतलब दीर्घ है। दीर्घ है, ये 150 शब्दों में लिखना है। दीर्घ उत्तरी है और ये 150 शब्दों में लिखना है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था, क्यों चलाया था, ये क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन बेटा मैं सब करवा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग उसी जगह से जो ब्रह्मास्त्र बैच है वहां पे आपको पीडीएफ भी मिला होगा। ठीक है, वहां से आप लोग इसको पढ़ लेना। फिर सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। 2 आंदोलनों को बताना है। 6 क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन्हें किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करना है। कोई भी इनके 4 कार्य बता दीजिएगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल, अगर राजनीतिक दल ही नहीं रहेंगे तो फिर लोकतंत्र बनेगा कैसे। ठीक है, अगर आप ही बताओ, अगर राजनीतिक दल नहीं रहते हैं तो क्या लोकतंत्र बन सकता है, नहीं बन सकता। कोई पार्टी ही नहीं रहेगी, कोई आपस में लड़ेगा ही नहीं, चुनाव जीतेगा ही नहीं, तो वो सरकार बनेगी कैसे। ठीक है, फिर इसमें से या तो ये करो या तो ये करो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है, एक क्वेश्चन आप लोगों का ये देखिए इतिहास से है, लॉन्ग का बता रही हूं। एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इतिहास से रहेगा, जिसमें से 2 में से एक क्वेश्चन करना रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का नागरिक शास्त्र से रहेगा। ठीक है, फिर है लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कि लोकतंत्र जो है वो उत्तरदायी है, पारदर्शी है
और वैध शासन है। ये वैध है ना, ये वैधानिक है। इसमें जितने भी संविधान में लिखे हुए रूल्स होते हैं उनको इसमें फॉलो किया जाता है। ये पारदर्शी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें चीजें दिखती हैं, ठीक है, इसमें जो चीजें हैं वो दिखती हैं और उत्तरदायी, ये हर चीजों के लिए। अगर हमें गवर्नमेंट से कोई भी शिकायत है, अगर हम कंप्लेन करते हैं, तो अगर कोई भी नियम आ रहा है, कोई भी कानून आ रहा है, देखते हो आए दिन कोई ना कोई कंप्लेन होता रहता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया, इसका कोई प्रॉफिट जनता को नहीं है, इसको चेंज किया जाए, तो वो लोग आपसी बातचीत से उस रूल्स को मतलब चेंज भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये उत्तरदायी भी है, ये पारदर्शी भी है, मतलब इसमें कुछ भी सीक्वेंस नहीं रहता, इसमें सारी चीजें जो रहती है वो साफ साफ रहती हैं, सारे जो रूल्स रहते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है और उसी रूल्स पे वर्क होता है, ठीक है बेटा। ये मैं थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, इसका पीडीएफ आप लोग को मिला होगा, तो पीडीएफ में आप लोग को पूरे आंसर जो है वो अच्छे से होगा, बट मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा दे रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में जो है वो बैठा रहे। देखिए बेटा, लॉन्ग से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इतिहास से आया, एक क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से आया, एक क्वेश्चन आपका भूगोल से आएगा और एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का इकोनॉमिक्स से आएगा, ठीक है, अर्थशास्त्र से। मृदा अपरदन का क्या कारण है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले कोई 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। अभी मृदा अपरदन क्या होता है? जो मिट्टी की बहाव होती है, मिट्टी का कटाव होता है, या जो मिट्टी के कण, धूल के कण जो हवा से उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। या आप लोग देखते हो कभी जब बहुत बारिश होती है तो मिट्टी बह के जाती है ना, मिट्टी बह के जाती है, मिट्टी के कटाव को भी मृदा अपरदन बोलते हैं। अब उसके कोई 2 कारण लिखना है। अब इसमें से या तो आप ये करो या तो ये करो, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अब मोटे अनाज भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मोटे अनाज की श्रेणी में कौन आता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है। ये सब किसमें आते हैं? ये सब मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। और क्या है? इनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख करो कि इनकी जो पैदावार है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके, ठीक है बेटा। तो या तो ये करो या तो ये करो, ठीक है। भूगोल में से भी एक क्वेश्चन आप लोग को आएगा। आ गया बेटा ये अर्थशास्त्र आ गया। अर्थशास्त्र से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 लघु में आता है, 4 आप लोगों का दीर्घ में आता है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है, इनके 3 कारण लिखिए। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इसके क्या अंतर होते हैं ये भी मैं बताई हूं आप लोगों को। और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। ये संगठित क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं, बहुत सारी रीजंस हो सकती है इनके लिए। फिर है या मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं। तो बेटा आज का जो आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा अभी तक, ये क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा कि मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं नहीं करवाई हूं। इसलिए अगर आप लोगों के मन में अभी भी एसएसटी का डर बैठा हुआ है तो आप लोग उसको निकाल के फेंक दीजिए और जितना बस क्लास में करवाया गया है आप लोग उसको पढ़िए। पक्का आप लोगों का 70 मार्क्स 70 नंबर तो आना ही आना है, कहीं नहीं जाएगा। बाकी तो जो प्रैक्टिकल का नंबर स्कूल से मिलता है वो तो आप लोग का है ही है, ठीक है। जो पेपर 70 नंबर का है वो कहीं नहीं जाने वाला है। क्लास जब एसएसटी की करोगे, अच्छे से किए होगे तो प्रॉपर वे में सारे चीजें आप लोग आज के क्लास से ही समझ में आ जाएगा। अभी एक ही नहीं है, और भी मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगी मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक मैप का क्लास नहीं हुआ है, लेकिन अब जब क्लास होगा बेटा, अब मैप से रिलेटेड क्लास होगा, 2-3 क्लास मैप का होगा। वहां पर आप लोग देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, तो मैं बता दे रही हूं। देखिए मैप का क्वेश्चन बेटा ऐसे आता है,
ठीक है, मैप का क्वेश्चन ऐसे रहता है, आधा नंबर जो रहता है आप लोगों को आंसर लिखने पे रहता है और आधा नंबर जो रहता है आप लोगों को वो मैप में भरने के लिए रहता है। और बेटा जो मैप होता है वो आप लोगों को स्कूल से प्रोवाइड होगा, स्कूल से ही आप लोगों को मैप मिलेगा, आप लोग मैप लेके नहीं जाना। 2 मैप आप लोगों को मिलेगा, एक भूगोल के लिए मिलेगा और एक इतिहास के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप लोग कॉपी में ऐसे उत्तर डाल के क नंबर लिखोगे, ठीक है। कौन सा स्थान है वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये सबको पता है, अमृतसर, ठीक है, ये अमृतसर में हुआ था। ऐसे आप लोग आंसर लिखोगे और आंसर अगर करेक्ट है बेटा तो आधा नंबर आप लोगों को इसी जगह मिल गया। आंसर अगर करेक्ट है तो आधा नंबर आप लोगों को इसी जगह मिल गया, आधा नंबर आप लोगों को जब मैप भरोगे तब मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें मैप थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है, जब मैप का क्लास लूंगी तो उसमें मैप क्लियर हो जाएगा, इसमें मैप थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये अमृतसर में है, अमृतसर कहाँ पड़ता है सबको पता है, पंजाब में पड़ता है, तो यहां पर हो जाएगा ये अमृतसर है, ठीक है। अब बस इसके बाद बेटा लेना है हमें उसी का, गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था बेटा? दांडी में, है ना। तो इसका आंसर, सॉरी ये दृष्टिबाधितों के लिए है, ये नहीं है बच्चा, ये हाँ, वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था। तो वो स्थान कौन सा है वो भी आप लोग आंसर डाल के कॉपी में लिखोगे कि दांडी में है, ठीक है। फिर वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, वो कौन सा स्थान है बेटा? नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था, तो वो चंपारण है, ठीक है, चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, इसका भी आंसर आप लोग कॉपी में लिख लो। फिर है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, वो कौन सा स्थान है? वो खेड़ा है, ठीक है, खेड़ा है, वो कहाँ पड़ता है? वो खेड़ा गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है। आगे है वह स्थान जहां दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में पूछा है, कहीं कहीं सितंबर भी है, जहां बहुत से राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछेगा हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो नागपुर में है, ठीक है, नागपुर में है। अब आप लोग जब मैप भरोगे बेटा, ये है, ये मैप है, ठीक है, ये मैप है, इसमें चीजें थोड़ा क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमृतसर हो गया, और क्या था? वो स्थान जहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो दांडी हो जाएगा, ये गुजरात है, यहाँ पर दांडी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, ये वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, वह कौन सा स्थान था? जहां पर वो खेड़ा था, ठीक है, जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, खेड़ा, वह भी गुजरात में ही पड़ता है। सॉरी, ये ठीक है, खेड़ा ये भी कहां पड़ता है बेटा? ये भी गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है, हम ऐसे ही, ठीक है। और फिर क्या था? चंपारण, जहां पर नील की खेती करने के लिए किया गया था। ये तो मैप आप लोग के सामने मिलेगा। आज तो मैं बस एक होता है ना, एक सिर्फ आप लोग को दिखा के कि ऐसे ही मैप फिल होगा और ऐसे जो कॉपी रहेगा उसमें आंसर लिखा जाएगा, ठीक है बच्चा। सॉरी, आगे बढ़ना है। हाँ, ये क्वेश्चन था चंपारण ना, ये चंपारण आप लोग ऐसे ही लिखोगे बेटा, चंपारण, चंपारण बिहार, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे फिल कर रहे हो, ठीक है, पहला क्वेश्चन था जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आप यहाँ पे क नंबर डाल दो, ठीक है, आप यहाँ पे क नंबर डाल दोगे ताकि एग्जामिनर आप मतलब समझ जाएगा कि आपने आंसर कहाँ लिखा। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम, ये दांडी, तो ये ख था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसमें पुट कर दोगे, ठीक है,
ये सिर्फ मैं बता रही हूं, अभी चीजें आगे बताऊंगी। ठीक है बेटा, फिर है ये वह स्थान जहां नील खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था, चंपारण है, तो ये चंपारण है। ये हमारा आ गया ख और ये हो गया हमारा ग पर। ठीक है, ग हो गया और ये हमारा घ हो गया। ठीक है, और एक लास्ट है वो भी मैं बता दे रही हूं, एक क्या था, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर में हुआ। तो बेटा नागपुर कहाँ है, ये रहा, ये है हमारा नागपुर है। ठीक है, ये तो हमने हिस्ट्री का बता दिया, इतिहास का। ऐसे ही मैप बेटा फिल होगा। ठीक है, अब मैप की क्लास जब लूंगी बेटा ना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप बिल्कुल मत परेशान होना। अब जो क्लास है वो मैप की है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये ऐसे ही करना है कि एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है जो उसका आंसर कॉपी पे लिखना है, फिर उसके बाद उसको मैप में फिल करना है। ठीक है, मैप थोड़ा लास्ट में इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, आप लोग को समझने में भी हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया रहेगा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो ये मैप आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, ये मैप आप लोगों को नहीं करना है, ये जो मतलब दृष्टिबाधित होंगे उनके लिए है। ठीक है, ऐसे बेटा भूगोल में भी है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब दिया है उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन, अब इसको ऐसे दर्शाना है। ठीक है, ये कहीं भी रहेगा, ये चिन्ह से आपको दर्शाना है। ये चिन्ह लग गया तो इसका मतलब है उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन है। या नर्मदा नदी का बांध, जब हम बांध दर्शाएंगे नर्मदा नदी का तो हम ये साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर है महानदी का जब हम दर्शाएंगे तो ऐसे। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र, ये ऐसे डॉट से। ठीक है बच्चा, ये भी मैं मैप में बताऊंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी ऐसे रहेगी सी। ठीक है, ये मैप में ही भराएगा। ठीक है, इसमें ये फिल हो गया इतना कि अब अगर आगे फिल होगा तो एकदम खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है, तो भूगोल वाला भी मैं करवा दूंगी। ठीक है बच्चा, तो आई होप ये भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दृष्टिबाधित है, ये भी आप लोगों को नहीं करना है। ये एग्जाम में रहेगा, लेकिन ये कौन करेगा, जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट रहेंगे वो उनके लिए है, जो ठीक ठाक रहेंगे, जो सही रहेंगे उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अटेंड नहीं करना है। तो बेटा आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और मॉडल पेपर जो था उससे आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि आप लोग कितना कर सकते हो। तो मुझे जरूर बताइएगा बेटा कि आप लोग कितना कर सकते हो और कितना अभी तक किए हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों की एसएसटी की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और कितनी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और मैप के साथ।